मॉम, मैंने टेलीविजन पर स्पीशीज के बारे में डिस्कवरी चैनल पर देख रही थी। वहाँ उन्होंने बतलाया कि कितने प्रकार की स्पीशीज होती है। मुझे उनके बारे में जानने की इच्छा है। ओ बेटी, तुम नेट पर देख लो इसके बारे में, या शायद यूट्यूब पे अवेलेबल हो। मैं अभी ही जाकर चेक करती हूँ। उसके बाद हर्मिन अपने कंप्यूटर पर देखती है यूट्यूब। ये रहा वीडियो सक्सेस स्टडी का। तो आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो अभी आज इसका एपिसोड 1 है। तो अब मैंने जान लिया इसके बारे में। थैंक्स सक्सेस स्टडी। तो दोस्तों, तो आज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, जो कि क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो अभी आज इसका एपिसोड 1 है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग तो ये जानते ही हो कि आप जो है इस प्लेनेट पे अकेले नहीं रहते हो। आपके साथ बहुत सारे एनिमल्स, मतलब मिलियंस बिलियंस एनिमल्स और प्लांट्स के साथ हम इस वर्ल्ड को शेयर कर रहे हैं। तो इस वर्ल्ड को दोस्तों जो हम शेयर कर रहे हैं, तो हम शेयर करके एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम को हम इकोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम, ये देखिए कुछ इकोसिस्टम हम इसको जो बनाते हैं। इकोसिस्टम अगर हम बना रहे हैं तो इकोसिस्टम क्या है, मतलब हम एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। इकोसिस्टम वो हो कि हम उस एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए कि मैं हूँ और प्लांट्स हैं। लाइक अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं प्लांट्स पे डिपेंडेंट होऊंगा, और अगर मैं अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं एनिमल्स पे होऊंगा। अगर मैं मतलब ओमनीवोर्स हूँ तो मैं दोनों तरफ से मैं दोनों पे डिपेंड रहूँगा। ये समझ लो आप। तो सब कुछ को मिला के देखना पड़ रहा है यहाँ पे। तो हम लोग का भी डिपेंडेंस किसी चीज़ पे है, किसी चीज़ का भी डिपेंडेंस हम लोग पे है। समझ गए ना। जैसे कि हम लोग CO2 मतलब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो हमें प्लांट से आ रहा है, और CO2 जो हम छोड़ रहे हैं वो प्लांट्स को जा रहा है। ये डे टाइम का बात कर रहा हूँ, और नाइट टाइम में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। तो समझिए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो अंग्रेजी में बोले तो वी शेयर दिस प्लैनेट विथ मिलियंस ऑफ अदर लिविंग बींग्स। ओके, मतलब हम बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे लिविंग बींग्स के साथ शेयर करते हैं। एक छोटा बैक्टीरिया, फंगस, या मतलब सपोज करिए पूरा को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल दीजिए। एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़ा ब्लू व्हेल तक हम इस दुनिया को शेयर करते हैं। तो क्या होता है कि मतलब सब बनियान ट्रीज और एलिफेंट्स, ब्लू व्हेल्स, ये पूरे जो हम लोग रह रहे हैं, जो पूरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन पूरे एनवायरनमेंट में इमेंस डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी है। ओके, समझ रहे हैं। जहाँ पे हम जिस पूरे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस पूरे एनवायरनमेंट में इमेंस बायोडाइवर्सिटी है। जैसे कि हम इंसान हर लिविंग बींग्स के साथ, हर ऑर्गेनिज्म के साथ एक कम्प्लेक्स वेब बना रहे हैं। इकोलॉजिकल सिस्टम या इकोसिस्टम का एक कम्प्लेक्स वेब टाइप का बना रहे हैं। हम जो है हम बस एक पार्ट पे डिपेंड नहीं है। हमारा पार्ट जो है, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो इकोसिस्टम से ही, हम पूरे होल इकोसिस्टम पे हमारा एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो इकोसिस्टम क्या चीज़ है देख लिया आप लोगों ने। अगर हम जी रहे हैं तो इकोसिस्टम के कारण। तो दोस्तों इकोसिस्टम में एक और एलिमेंट होता है, वो होता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो है वो की एलिमेंट है बहुत सारे चीज़ों का। यानी कि जैसे यूँ कहे कि फॉरेस्ट जो है मतलब हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर है। समझ सकते हो बात को मेरे।
जैसे सपोज कर लो कि प्लांट और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जैसे हम जैसे CO2 मैंने पहले बात की थी कि जैसे CO2 हम छोड़ रहे हैं उसको फिर प्लांट प्रोसेस करके मतलब उसका अपना जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करके वो O2 दे रहा है। वो क्या प्रोसेस है नीचे में कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो क्या है कि जैसे फॉरेस्ट जो है वो की रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम में, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है और जो पूरा वर्ल्ड जो है वो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। नहीं, अगर आप बोलोगे कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ तो मैं इस पे डिपेंड नहीं हूँ, लेकिन दोस्तों नॉन वेजिटेरियन भी इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन जो है वो कहीं ना कहीं तो वेजिटेरियन एनिमल को खा ही रहे होंगे। या छोड़ो यार, आप बोलोगे कि मैं तो नॉन वेजिटेरियन एनिमल को भी खाता हूँ या खाती हूँ। नॉन वेजिटेरियन इंसान को सॉरी नॉन वेजिटेरियन इंसान अगर कोई नॉन वेजिटेरियन जानवर को खा रहा है तो वो जो नॉन वेजिटेरियन जानवर को जो खाया जा रहा है, वो जो नॉन वेजिटेरियन जानवर है वो भी कहीं ना कहीं होगा वेजिटेरियन, मतलब कहीं ना कहीं से उसको भी इनडायरेक्टली मिल रहा होगा, जैसे वो जिस जानवर को खा रहा होगा वो वेजिटेरियन हो। ओके, तो यानी कि हम प्राइमरी या फिर कुछ भी बोलो कि हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर फॉरेस्ट ही है। फॉरेस्ट नहीं होता तो हम नहीं होते यार। तो बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? तो बायोडाइवर्सिटी तो आप लोग जानते ही हैं कि आपके बुक के नीचे भी दी हुई है कि बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज, diverse in form and function but closely integrated in a system through multiple network of interdependencies। ओके, तो जानते हैं, ये तो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा हो, बहुत बचपन में। अब जानते हैं फ्लोरा। आशा करता हूँ कि फ्लोरा और फोना के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। फ्लोरा और फोना। फ्लोरा क्या है? फ्लोरा हम एक्चुअली फोना तो हम एनिमल्स, ये तो प्लांट्स आ जाते हैं, इसको हम एनिमल्स को कहते हैं। फोना में एनिमल्स को कहते हैं। अगर हम चारों तरफ देखें तो कुछ एनिमल्स या कुछ फोना या कुछ प्लांट्स या कुछ फ्लोरा हमारे एरिया में यूनिक है। तो क्या है आपके एरिया में यूनिक, वो आप कमेंट करके बताइएगा हमको। वैसे मेरे गली में तो सिर्फ कुत्ते देखे जाते हैं तो कुछ एरिया में यूनिक है, जैसे इंडिया के पास यूनिक है बंगाल टाइगर और एशियाटिक एलिफेंट और भी बहुत कुछ है एक्सेट्रा। तो ये जो है इंडिया के पास जो है वर्ल्ड, मतलब इंडिया जो है वो दुनिया का सबसे अमीर देश है। कौन से टर्म में? क्योंकि उसके पास वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या फिर बोलो कि वास्ट बायोडाइवर्सिटी है। इस वजह से इंडिया रिच है, वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्रीज, मतलब पैसे में रिचेस्ट नहीं, वास्ट बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में रिच है। ओके, तो ये जो है फ्लोरा फौना जो है ये हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं। ओके, देखते ही हो आप लोग। तो इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया में टोटल फ्लोरा की प्रजाति कितनी है और फौना की प्रजाति कितनी है, कितने बच्चे हैं, कितने इंडेंजर्ड है या फिर वगैरह वगैरह भी हम आपको बता रहे हैं। ओके, तो इंडिया रिच क्यों है? रिच इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड का जो 8% ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो इंडिया में है। तो बात करें तो फ्लोरा की, फ्लोरा हमारे फौना जो है हमारे पास एनिमल्स का 81,000 प्लस स्पीशीज़ है और फ्लोरा जो है हमारे पास 47,000 प्लस स्पीशीज़ है। लेकिन फ्लोरा जो है वो 47,000 प्लस स्पीशीज़ हैं, उसमें 15,000 प्लस फ्लावरिंग प्लांट ही हैं बस। ओके, मतलब 15,000 फ्लोरिंग प्लांट्स हैं। तो अब बात हम कर रहे हैं, ये तो सारी अच्छी बातें हम लोगों ने कर ली। अब कुछ जाते हैं आपने इंडिया की निगेटिविटी पे, मतलब हमारे इंडिया में क्या है निगेटिव, मतलब कुछ क्या बोलते हैं दुख भरी बातें, अभी हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे स्पीशीज़ के कितने टाइप होते हैं। इंडिया में जो है, इंडिया में सिर्फ फ्लोरा के 10% स्पीशीज़ नहीं रहे हैं। ओके, मतलब 10% फ्लोरा के स्पीशीज इंडेंजर्ड है या फिर थ्रेटेंड है। फौना के 20% इंडेंजर्ड है। ओके, तो बहुत सारे हैं, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो अब बात करते हैं हम IUCN की। तो क्या है ये IUCN? अब ये कौन सी बला आके खड़ी हो गई IUCN? हम सबके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके देखेंगे IUCN क्या है।
ओके, तो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो अब बात करते हैं कि IUCN, अब ये इसी ने IUCN ने क्या किया है कि ये जो है ये इसने मतलब स्पीशीज़ को बांट रखा है कि मतलब उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्पीशीज़ को उसने बांट रखा है। जैसे नॉर्मल स्पीशीज़ हुए, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हुआ, वेनरेबल स्पीशीज़, रेयर स्पीशीज़, एंडेमिक स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। तो इन सब के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो नॉर्मल स्पीशीज़ क्या है? नॉर्मल स्पीशीज़ क्या है? नॉर्मल स्पीशीज़ वो है मतलब स्पीशीज़ और पॉपुलेशन लेवल आर कंसीडर टू बी नॉर्मल, जिनका पॉपुलेशन नॉर्मल है। ओके, तो इनको नॉर्मल स्पीशीज़ में रख दिया गया है। जैसे कैटल हुए, साल ट्री होता है ना, पाइन ट्री होता है, रोडेंट्स और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। इंडेंजर्ड वालों की बात करते हैं, जिनका पॉपुलेशन है वो कम होते जा रहा है। पॉपुलेशन जो है वो कम होते जा रहा है धीरे धीरे, और जो कम हो रहा है उनका पॉपुलेशन, तो कम होने के कारण वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब वो डेंजर में है, ये भी बोल सकते हैं आप, वो इंडेंजर्ड है। तो उनको इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में हम बांटते हैं। ओके, जैसे बहुत सारे हो गए, लायन टेल मैकाओ, इंडियन राइनो, इंडियन वाइल्ड एस और संघाई etc। ओके, अब बात करते हैं वेनरेबल स्पीशीज़ की। क्या, किसकी बात कर रहे हैं हम? वेनरेबल स्पीशीज़। वेनरेबल्स की बात कर रहे हैं, तो जिनका पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे कमता जा रहा है, मतलब इनका पॉपुलेशन जो है वो कम है। रुक जाइए, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर लेता हूँ, ओके, गलतियाँ हो जाती हैं। इनका पॉपुलेशन जो है वो ऑलरेडी कम है, ओके, और वेनरेबल्स का जो है पॉपुलेशन वो कम होते जा रहा है। ओके, ये है वेनरेबल स्पीशीज़। रेयर स्पीशीज़ क्या है? जैसे कि नाम ही से लग रहा है आपको, रेयर स्पीशीज़। तो रेयर स्पीशीज़ है कि स्पीशीज़ विथ स्मॉल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ये भी कुछ इंडेंजर्ड टाइप का हो गया। ये जो है इस टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, ये इंडेंजर्ड करके ही कैटेगरी में डाली जाती है, क्योंकि इनकी बहुत कम होती है, इनकी बहुत कम ये होती है पॉपुलेशन। या फिर रेयर, या फिर जैसे अभी डायनासोर आ जाए तो क्या आप उसको रेयर स्पीशीज़ में ही डालोगे? ओके, अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। अब बात करते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ की। तो एंडेमिक स्पीशीज़ क्या है? तो वो है कि कुछ मतलब जैसे वो कुछ पर्टिकुलर एरियाज में होते हैं, जैसे ये फाउंड इन पर्टिकुलर एरियाज कुछ पर्टिकुलर एरियाज में पाए जाते हैं। ओके, तो बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की, मतलब जो खत्म हो चुके हैं उन स्पीशीज़ के बारे में अब हम चर्चा करते हैं। क्या है ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़? तो देखिए कि एक्सटिंक्ट के बारे में बात करते हैं कि जो स्पीशीज़ खत्म हो चुके हैं, यानी कि स्पीशीज़ विच आर नो मोर, तो जो स्पीशीज़ है ही नहीं उनको एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में हम डाल रहे हैं। ओके, तो इसके बाद हम देख रहे हैं थोड़ा सा व्हाट आर द नेगेटिव फैक्टर्स दैट कॉज सच फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। तो क्या वो नेगेटिव कारण है जो ये डिप्लीट कर रहे हैं फ्लोरा और फोना को? ओके, तो ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड। लेकिन मैं आपको स्टे ट्यून्ड नहीं बोलूँगा, मुझे अभी दुख हो रहा है, मैं नहीं जाने दूंगा आप लोगों को छोड़ के। तो चलिए ये बात आपको इसी एपिसोड में ही बता दी जाए। तो ये जो है स्पीशीज़ हमारे मतलब ये डिप्लीट क्यों करने लगे हैं, तो इसका पहला जवाब है ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड जब था तो कॉलोनियल पीरियड में माइनिंग एक्टिविटीज़
और एग्रीकल्चर, वो बहुत मतलब इसी तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा संख्या में होनी शुरू हो गई थी। इसीलिए कॉलोनियल पीरियड में हमें इनका डिप्लीशन देखना पड़ा। अब दूसरी बात करते हैं कि अब ये दूसरा बात कि ये फिर और क्यों डिप्लीट हुए। तो ये डिप्लीट हुए हमारे स्वतंत्रता की वजह से, मतलब स्वतंत्रता संग्राम की वजह से। जैसे ये देखिए, जैसे इंडिया में आज़ादी के टाइम, यानी कि आज़ादी के समय, इंडिपेंडेंस टाइम, एक मिनट, इंडिया के इंडिपेंडेंस टाइम में, क्योंकि उस समय भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, इस वजह से हमारे जो है वो फ्लोरा और फौना वो डिप्लीट होने चालू हो गए थे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इसके बाद फैक्टर्स हैं हमारे, जैसे मुझे और सोचने दो, मैं और सोच रहा हूँ। यस, तीसरा है नर्मदा प्रोजेक्ट, मतलब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट, एक मिनट यारो, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से कहने का मतलब जैसे नर्मदा वाला, और गंगा, नमामि गंगे, तो ये सब जो प्रोजेक्ट हैं इनमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हेक्टेयर्स लैंड जो है उनको फॉल्स लैंड के करार देके उनको मतलब उनको यूज़ किया जाता है बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। तो इस वजह से भी एक्चुअली ऐसा होता है। और भी बहुत रीजंस हैं। और ये देखिए एक और रीज़न, और एक और है जैसे माइनिंग हो गया आपका, क्योंकि माइनिंग, इसीलिए माइनिंग को अलग से डाल रहे हैं, क्योंकि माइनिंग जो है वो क्या करता है, जैसे हम ज़मीन को खोद रहे हैं तो वो तो डिफॉरेस्टेशन करेगा। ओके, तो जैसे वो डिफॉरेस्टेशन करेगा, डिफॉरेस्टेशन के कारण तो समझ ही रहे हैं, फौना बर्बाद, फ्लोरा बर्बाद, जंगल के बिना जंगली जानवर भी नहीं रह सकते हैं। और एक और हुआ जैसे जानवरों को चराना, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है। जैसा कि चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स के ग्रेजिंग को एक्सेस होने से रोकना चाहिए, कि और क्या था, ग्रेजिंग। और जो है जैसे लकड़ियों का काटना, ओके, या डायरेक्ट डिफॉरेस्टेशन बोल दो, तो इन सब के कारण भी फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचता है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को बहुत कुछ पता ही होगा दोस्तों, आप लोग खुद ही हो इतने ज्ञानी, ओके। तो हम इन सब कारणों को ब्लेम कर सकते हैं। एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आया तो लिख देना एकदम करके, और अगर 3 नंबर का सवाल आया तो इनमें से 3 कारण लिख देना एकदम स्टाइल से, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने तो बात कर लिया कि जो क्या कारण है फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन के। तो अब बात करते हैं कि फ्लोरा और फौना के डिप्लीशन से हो क्या रहा है एक्चुअली। आप तो वही बोलोगे, कुछ प्रत्यक्ष चीज़ बोलो यार, वो बच्चों वाली बचकानी बातें मत बोलो, क्योंकि इनसे पुअर को जो है बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। क्योंकि पुअर फैमिली में वहाँ की जो वुमेन है वो वुमेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेचती हैं, या फिर ये बोलो कि पत्ते ग्रेजिंग के सारे सामान हो जाके मतलब अपने मालिकों को बेचती हैं। तो वो जो बेचती हैं वुमेन्स, तो वो वुमेन्स क्या करती हैं, तो उन लोगों को जाना पड़ता है ना, मतलब जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको लेना है तो फॉरेस्ट तरफ जाना पड़ेगा, तो और जैसे घास वास लेना है तो और दूर जाना पड़ता है। जैसे अब देखिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक वुमेन थी, उसका नाम था रीता। तो वो जो है वो रोज़ जंगल जाया करती थी मतलब आम बेचने के लिए। वैसे भी आम का टाइम ही है, आम बेचने के लिए वो जनरली क्या करती थी कि वो पेड़ से जाके आम तोड़ के अपना कुछ माइनर प्रोड्यूस बाज़ार में ऐसे कुछ क्लॉथ बिछा के आम बेच लिया करती थी, और उसके कुछ खरीदार, उसको कुछ पैसे आ जाया करते थे, तो उसी से वो अपना गुजारा करती थी। तो अब समझो कि डिफॉरेस्टेशन के टाइम में तो इस पेड़ को तो ऐसे कट कर दिया जाएगा, बिल्कुल सपोज करो ये पेड़ कट हो गया, तो अब जो ये 2 किलोमीटर जाती थी, तो अब ये आगे की मतलब सपोज करो इसके बाद 5 किलोमीटर का एक पेड़ है, तो ये तो 5 किलोमीटर उसको तय करना पड़ गया। तो उसके कारण बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होती थी गरीबों को और गरीब वुमेन्स को, तो जिस वजह से हम मतलब इनमें डिस्ट्रक्शंस होती थी। आप अपने बुक की कुछ इस वाले पेज नंबर पे यहाँ पर देख सकते हो कि ये देख सकते हो क्या कष्ट उठाने पड़ते थे, जिससे उन्हें अपना माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी उनको बेचना पड़ता था, और ये देखिए कुछ ग्रेजिंग्स के लिए ग्रासेस वगैरह ये सब भी डालना पड़ता था।
यस चलिए क्लियर हो गई। ये देखिए कुछ वुमेन्स सैपलिंग्स प्लांट कर रही हैं बैम्बू का, क्योंकि वहाँ पे बैम्बू का डिफॉरेस्टेशन हो चुका था इस वजह से। तो अब देखते हैं हम कि इससे पहले तो अभी हम लोगों ने देखा था कि दोस्तों कि कैसे हमारा फ्लोरा और फौना डिप्लीट हो रहा है। अब हम देखेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट कैसे मतलब परेशान हो रहा है हमारे एक्टिविटीज़ से। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसके बारे में मैं 3 फैक्टर्स जनरली बताऊंगा और एग्ज़ाम में इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो तुरंत लिखाना, एकदम स्टाइल में एकदम लिखाना। टीचर को एकदम 5 मिनट के अंदर सब कुछ कर देना। ओके, टीचर बोलेगी इतनी जल्दी लिख दिया, तो बोला हाँ लिख दिया बेटा, चलो निकलो यहाँ से। तो वो देखिए तो चलेगा। अब देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। रिकैप हम बाद में कर लेंगे चैप्टर के लास्ट में। एक्चुअली पिछले चैप्टर के लास्ट में हम लोगों को नोट्स मिला ही होगा, एडिशनल क्वेश्चन वैसे इसी टाइप यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि क्या हो। तो हम बात कर रहे हैं उन 3 फैक्टर्स की जिनसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो एक है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ओके, एक है इनइक्वल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, एक है मतलब इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुअर पीपल को कम मिल रहा है और क्या बोलते हैं उसको, रिच पीपल को ज़्यादा मिल रहा है। इनइक्वल कंजम्पशन जैसे पुअर फैमिली है वो ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसके पास इनकम नहीं है इसलिए वो कम कंजम्पशन करती है, और रिच के पास ज़्यादा इनकम है इसलिए वो ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं। इनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंट मतलब बहुत लोगों को जो है वो इनइक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है इन्वायरमेंट के प्रति, जैसे और बहुत मतलब कुछ को नहीं मिलती है, कुछ को कम मिलती है। तो इसको सुधारा जाना चाहिए इन तीनों फैक्टर्स को, तो हम इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन रोक सकते हैं। ओके, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो इसके बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं कि ये हमारे सपोर्ट सिस्टम को जो है इन्वायरमेंटल सपोर्ट सिस्टम इसको प्रिजर्व करता है। ये हमारे डाइवर्सिटी जो है हमारे प्लांट और एनिमल के अंदर इनको भी प्रिजर्व करता है। और एक और बात, जो हमारे जो मतलब मछलियाँ हैं वो भी एक्वाटिक प्लांट्स पे या फिशरीज हमारे जो है वो भी एक्वाटिक प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। यानी आप ये कह लो कि जैसे कोई भी मछली वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे जो प्लांट्स को बहुत सारी मछलियाँ खाती हैं, इसकी बात उनके मतलब इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 3 बेनिफिट्स बनाए गए। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं 1972 में एक एक्ट आया था। उस एक्ट के तहत एक बहुत लंबी लिस्ट बनाई गई थी ऐसे स्पीशीज़ इंडेंजर्ड और मतलब एक्चुअली प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के। तो वो एक्ट का नाम अभी मैं बता रहा हूँ, तब तक आप लोग कुछ हम लोग स्टेप्स में समझेंगे। तो ये लिस्ट बनाई गई थी। तो उस लिस्ट के हिसाब से, उस एक्ट के हिसाब से उनका मकसद ये था कि हम हंटिंग और प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ का मरना हम या फिर और भी बहुत सारे रीजंस मतलब उनके मौत से जुड़े हुए उसको हम रोक सकें। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं ये एक्ट है क्या। एक्ट का नाम था इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस एक्ट के तहत क्या था ये मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। ये एक्ट चाहती थी कि मतलब जो है ये जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज मतलब ये जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करती थी। जैसे देख लीजिए जैसे फ्लोरा, जैसे फौना, पहले हम फौना की बात कर लेते हैं। फौना को मतलब जैसे एनिमल्स को ये इन्होंने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया। तो ये जो प्रोटेक्ट करते रहे बहुत, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ बन गई इनफैक्ट वो। तो फिर धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि नहीं ये जो है नहीं, लेकिन लोगों को लगने लग गया कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कम से कम सिर्फ प्लांट ही नहीं एंड मतलब पूरे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करनी चाहिए। फ्लोरा, फौना, इंसेक्ट्स से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके ब्लू व्हेल तक जो भी इंडेंजर्ड है उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो इस एक्ट के तहत वो भी किया गया। तो इस एक्ट में जो है मतलब जैसे स्टेट गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जितने भी हैं वो सब गवर्नमेंट के साथ मिल के ये मतलब पूरे मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए राजी मतलब उनको प्रोटेक्ट करने का फैसला हुआ, ये समझ लो ना बस आप। तो ये जो है कुछ अब इनको कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है। उस हिसाब से जो है मतलब जो उन्होंने फैसला लिया था तो उनके फैसले ने ये भी बताया था कि नहीं बस इतना ही नहीं, हमको एक प्लानिंग चाहिए, हमको एक जगह चाहिए जो एक्चुअली जो प्रोटेक्ट कर सके हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को। तो ये जगह बनी हमारी फॉरेस्ट, यानी कि उन्होंने कहा कि हम कुछ ऐसे फॉरेस्ट के कुछ ऐसे बना देते हैं कि कम से कम ये है कि वो जो हमारा फॉरेस्ट रहे तो फॉरेस्ट में फ्लोरा भी बचे रहे और फौना भी बचे रहे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम यानी एक फॉरेस्ट का निर्माण करना चाहिए। तो फॉरेस्ट का उन्होंने निर्माण किया। तो और वो जो है उनको वो कुछ कैटेगरीज में बांट दी। ओके, जैसे पहली कैटेगरी थी हमारी रिजर्व फॉरेस्ट की, दूसरी कैटेगरी थी हमारी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की,
फॉरेस्ट की तीसरी कैटेगरी थी हमारी अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। अनक्लास्ड फॉरेस्ट की, तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये करती क्या थी कि जो फॉरेस्ट लैंड का हाफ जो है, मतलब जैसे एक फॉरेस्ट बनाया उन्होंने, सपोज करो इसका हाफ उन्होंने रिजर्व को डाल दिया और फिर उसका 1/3 जो है ये प्रोटेक्टेड को डाल दिया। प्रोटेक्टेड को डाल दिया और इसको अनक्लास्ड को डाल दिया। तो एक इन फॉरेस्ट में करते क्या थे कि जो रिजर्व फॉरेस्ट में थे वो जो है ये मोस्ट वैल्यूएबल था, मतलब ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो कंजर्वेशन का कंसर्न था ये यहाँ पे मोस्ट, मतलब ये ज़्यादा वैल्यूएबल था, मतलब जो ज़्यादा होते थे तादाद में उनको रिजर्व में रखा जाता था। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो वो रहते थे कि जो जिनको अब प्रोटेक्ट करने, मतलब जो प्रोटेक्टेड हो चुके हैं डिप्लीशन से, उनको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में रखा जाता था। अनक्लास्ड फॉरेस्ट में इनको मतलब अदर फॉरेस्ट या वेस्टलैंड करार देके हटा दिया जाता था, मतलब इनमें नॉर्मल स्पीशीज़ रहा करती थी। तो ये जो है वो मतलब ये रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है ये परमानेंट फॉरेस्ट थी। ओके, ये जो है ये टिम्बर फॉरेस्ट, मतलब टिम्बर प्रोड्यूस फॉरेस्ट, छोटे मोटे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए ये मतलब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक रीज़न थी। ओके, मध्य प्रदेश जो है इसके लिए बहुत बड़ा लार्ज एरिया इशू किया था, मतलब ये समझ लो 75% जो है उसका टोटल फॉरेस्ट एरिया जम्मू का, मतलब ये समझ लो आप कि जैसे उसका परमानेंट फॉरेस्ट है मध्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश है उसने बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया दिया था इस फॉरेस्ट के लिए, और 75% जो है फॉरेस्ट एरिया वो जम्मू कश्मीर दिया था। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, इन्होंने भी ज़्यादा लार्ज परसेंटेजेस दी रिजर्व फॉरेस्ट को लेके। और जैसे बिहार हुआ, महाराष्ट्र हुआ, सॉरी बिहार हुआ, हरियाणा हुआ, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, इनके पास भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, बहुत प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इनके पास भी। ओके, तो ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और गुजरात के पास ज़्यादा फॉरेस्ट है, मतलब ज़्यादा अनक्लास्ड फॉरेस्ट है, मतलब वेस्टलैंड्स हैं। कम्युनिटी और कंजर्वेशन के बारे में हम जानते हैं। अब बहुत ऐसी केसेस भी आई कि मतलब कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो बहुत ऐसी आई कि मतलब सिचुएशन कि जो कम्युनिटी, पहले हेडिंग डाल देता हूँ, एंड कंजर्वेशन, तो इनमें था कि कुछ ऐसी ही आई कि जो वहाँ के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे मतलब फॉरेस्ट काटे जाए। तो जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं सस्का टाइगर रिजर्व का। तो जो विलेज इसके अंतर्गत आती थी उन विलेज के विलेजर्स ने माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए बहुत लड़ा था। वो 1973 वाली एक्ट के बदौलत, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो इसी के कारण उन्होंने बहुत लड़ा था। एक और थी अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, वो जो थी उन्होंने उनके जो विलेज के जो विलेजर्स थे वो 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो भैरवदेव बैकअप सेंचुरी के हवाले कर दिया था। वो मतलब उन्होंने कहा कि ये हम अपना सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन लगाएंगे जो हंटिंग अलाउ ना करे और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे। तो ये सब भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक और था जो मतलब बहुत फेमस हुआ, चिपकू मूवमेंट हिमालय का, वो बस सक्सेसफुली रजिस्टर्ड डिफॉरेस्टेशन का ही नहीं था, वो था बहुत एरिया जो है उनके कम्युनिटी में उन्होंने अफॉरेस्टेशन किया। सिर्फ उन्होंने डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ लड़ा ही नहीं, उन्होंने अफॉरेस्टेशन भी किया, और मतलब बहुत सारे स्पीशीज़ के साथ उन्होंने भी एक वाइल्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रिएट किया था। तो उन्होंने जो है ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स को रिवाइव किया था। पबजी आप लोग खेलते हो तो रिवाइव का मतलब तो पता ही होगा दोस्तों। तो मतलब ये जो है ये इकोलॉजिकल फार्मिंग ये सब के लिए वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक और आंदोलन था बीज बचाओ आंदोलन, वो टहरी गाँव में था और नवधन्य गाँव में था। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एडिक्वेट डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन को सिंथेटिक केमिकल के मतलब बिना सिंथेटिक केमिकल के यूज़ करने का पॉसिबिलिटी बताकर उन्होंने यूज़ में उनको लाया। एक इंडिया में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है JFM प्रोग्राम, वो जो है वो गुड एग्जाम मतलब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोकल कम्युनिटी के बारे में और उनके मैनेजमेंट के बारे में।
जिन्होंने डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रिस्टोर किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जैसे इनका वाला काम था उन्होंने उसी को बचाया और ये चैप्टर यहीं पे हो रहा है ख़त्म। ओके, तो उन्होंने वैसे बचा लिया उनको, फॉरेस्ट को बचाया। तो यही है हमारे कम्युनिटी जो फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद कर रहे हैं, हमारे साथ हैं। तो अब बात करते हैं चैप्टर ख़त्म, अब बात करते हैं इसके नोट्स की। तो दोस्तों नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, एडिशनल क्वेश्चन होंगे और NCERT वाली भी होगी, उसको आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड एंजॉय योरसेल्फ। ओके, तो इसके बाद हमने तो सब कुछ चैप्टर ख़त्म कर लिया। तो कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।